वो रहा भाई का। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान एजाज। आपको पता है कि मैं वॉइस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से हर अपने प्रोग्राम में कोशिश करता हूं इनवाइट करूं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, और वो किस तरह वहाँ पे पाकिस्तानियों की मदद भी कर रहे हैं, और दूसरा हमें पता भी चले कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वहाँ पे किस तरह जो दूसरे पाकिस्तानी हैं उनकी हेल्प आउट करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मैंने इनवाइट किया है अपने साथ थाईलैंड से हसन अदील साहब को, जो कि थाईलैंड में बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ मेरे दूसरे गेस्ट हैं सलमान गिल साहब, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को थाईलैंड में रिप्रेजेंट भी करते हैं और काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से रिलेटेड उसको अक्सर ये एड्रेस भी करते हैं। तो वेलकम टू हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम, एंड वेलकम टू वाले सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी वालेकुम आपको सलाम। वेलकम करूंगा प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत के शुक्रिया जनाब, प्लेटफॉर्म आपका से। बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने, क्योंकि आप ट्रैवलिंग में थे, आपने मुझे काफ़ी देर से हमारी आपस में चल रही थी कन्वर्सेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ड्यूरिंग ट्रैवलिंग और अपने बिजनेस ट्रिप्स में भी हमें टाइम दिया कि आप कुछ वक्त निकाल के हमारी इस अच्छी सी डिस्कशन में शामिल हो सकें। सलमान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी बहुत थोड़ा शुक्रिया सा जनाब, कोई मसला ही नहीं है। टाइम निकाला, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो जी ओवरसीज, जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए पाँच सही। पाँच 10 10 मिनट भी जो है वो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने हमें ज्वाइन बहुत किया। कोई मसला नहीं तो भाईजान, कोई मैं मसला ही अपनी नहीं। गुफ्तगू का आगाज जो है वो सबसे पहले जी हसन भाई से करना चाहूंगा। जी जी। हसन भाई, मुझे सबसे पहले मुझे आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। एक तो आप अपने बारे में बताइएगा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि थाईलैंड में कितनी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, और जो हमारी कम्युनिटी है उसकी जो वर्थ है वो वहाँ पे क्या है? क्या वो ज्यादा बिजनेसमैन हैं, क्या वो एम्प्लॉयज हैं, या वो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो टूरिज्म के लिए वहाँ पे आए हैं, उसके बाद वो उन्होंने स्टे कर लिया? कुछ थोड़ा सा मुझे पहले अपने बारे में बताइएगा, कुछ मुझे फिर कम्युनिटी के बारे में बताइएगा, कितने लोग हमारे कम्युनिटी के वहाँ पे हैं। वालेकुम सलाम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपको लाइव लेने का। और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे और सलमान को आवाज़ दी है कि हम अपनी जो ख्यालात हैं वो कम्युनिटी तक पहुँचाएं, बाकी पाकिस्तानियों को भी बताएं कि थाईलैंड में क्या सूरत हाल है इस वक्त। मेरा नाम हसन अदील है, मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं यूनाइटेड नेशंस में, मतलब थाईलैंड के अंदर भी जॉब करता रहा हूँ। और इस वक्त मैं यूनाइटेड नेशन के जो है यूनेस्को एजुकेशन जो सेंटर है कैटेगरी 2 है, उसमें मैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशलिस्ट भी हूँ। और हायर एजुकेशन के अंदर मेरा ज़्यादातर काम है। थाईलैंड के अंदर मेरी जो आमद हुई है ना वो 2002 में हुई है, मतलब काफ़ी पुराना पाकिस्तानी वहाँ पे। तो उस वक्त इतने ज़्यादा हालात अच्छे नहीं होते थे मौजूदा हालत की निस्बत। तो उस वक्त से लेके अब तक जी जितने भी साल गुजरे हैं बाहर के ममालिक में, थाईलैंड को मैंने देखा कि नए आने वाले लोग जैसे सलमान गिल हैं, इस तरह और भी काफ़ी सारे लोग हैं। इन नए लड़कों के आने की वजह से ना हालात बड़े अच्छे होने शुरू हैं। नहीं तो इससे पहले जो थाईलैंड है वो एक जंटी का गढ़ कहलाया जाता था एशिया के अंदर। जब आप, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, जापान जाना है, कोरिया जाना है या न्यूजीलैंड जाना है, तो पहला पड़ाव आपका बैंकॉक होता था। बैंकॉक से आगे फिर आप अगले डेस्टिनेशन पे जाते थे। थाईलैंड के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, असल में इसको हम दो कैटेगरीज में शामिल करते हैं। एक हम थाई पाकिस्तानी कर लेते हैं और एक प्योर हम्म, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर कर हम्म, लेते हैं। जो प्योर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, जैसे मुझ जैसे या सलमान गिल जैसे, हम जिस तरह के लोग जो है ना, शायद हमारी तादाद जो लीगल काम करें, लीगल मतलब करें, हम इलीगल की बात मैं अगले स्टेप में करूंगा। लीगल जो है ना वो शायद हमारे पास हो 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार से नीचे होगी। असल में हमारे पास कोई ऐसा डेटाबेस है नहीं, इवन एम्बेसी के पास भी नहीं है जो ये बता सके कि एग्जैक्ट वर्क परमिट होल्डर रेजिडेंस परमिट के साथ थाईलैंड के अंदर लीगल तौर पे कोई नौकरी, जॉब या बिजनेस करे, उसकी पूरी तादाद कितनी है। एक गुमान दिया जाता है कि हो सकता है 3 हज़ार से 5 हज़ार के दरमियान हो लोगों की। जो इलीगल की बात करो ना, इलीगल के 2017 के शुरू की डेटा ये था कि पाकिस्तान से तकरीबन 12,000 के करीब असाइलम सीकर्स और रेफ्यूजीज थाईलैंड के अंदर इलीगल तौर पे रह रहे हैं। अच्छा, ये असाइलम सीकर और रेफ्यूजीज थे। पाकिस्तान में कोई जंग नहीं लगी हुई थी, वहां पे कोई अनारकी नहीं फैली हुई थी, मगर थाईलैंड में पाकिस्तान सबसे पहला नंबर 1 मुल्क था जहां से सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने सफर किया था थाईलैंड में असाइलम के लिए और रेफ्यूजी के लिए। 2017 की स्टैटिस्टिक्स थी। उसके बाद
थाई गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती किया, उन्होंने लोगों को वापस भी किया, मतलब भेजा भी, डिपोर्टेशन भी हुई है, काफी पकड़े भी गए, कुछ मायूस होके भी चले गए। असल में असाइलम सीकर और रेफ्यूजी को फिर आगे एक बड़े कम होंगे केसेस ऐसे जो मतलब रियल होंगे, ज्यादातर ऐसे हुए जिनको एजेंट लेके आए थे, और एजेंट माफिया उस वक्त जो मिला हुआ था पूरे पाकिस्तान से, इन लोगों ने ऐसे पाकिस्तानियों को कहा कि हम आपको वहां पे भिजवा देंगे, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके की हम आपको इमिग्रेशन करवा देंगे, बैंकॉक के जरिए आपको सिर्फ वहां पे 2-3 साल गुजारने होंगे। और इन्होंने फिर लोगों को इलीगल तौर पे रखा रेस्टोरेंट्स के ऊपर, जहाँ पे ये कोई काम करते, कोई डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, कोई किचन के अंदर काम कर रहा है, कोई सफाई का काम कर रही है। इस तरह इन लोगों ने इस्तेहसाल किया लोगों का। तो इलीगल तौर पे उस वक्त ये सिर्फ यूएन की फिगर थी। अब उसके साथ अगर हम साथ में 5-7 हजार पाकिस्तानी और भी मिला लें जो अपने तरीके से रोशन मुस्तकबिल के लिए आए थे, उनका असाइलम से या कोई इस तरह का कोई चक्कर नहीं था, वो कह रहे थे कि शायद थाईलैंड का बड़े अच्छी करेंसी होगी, तो वो लोग फुकेट में, चिंग माई में, नाराथीवात में, बैंकॉक में या अयूथिया में या कहीं और दूसरे सूबों के अंदर जाके उन्होंने काम करना शुरू किया। मगर पता चला ये तो ख्वाब चकनाचूर हो गए। तो इलीगल 12,000 जमा 5 से 6 हजार इलीगल, तो 17,000 पाकिस्तानी हम इलीगल, 17,000 पाकिस्तानी हम इलीगल कह सकते हैं कि ये 2017 की स्टैटिस्टिक थी। उसके बाद आईएलओ ने, यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने, पाकिस्तान एम्बेसी ने भी बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा है असल में, पाकिस्तान एम्बेसी बहुत एक्टिव है। तो इन लोगों ने मिल के ना लोग काफी फिर वापस भी आए हैं। तो थाई पाकिस्तानी है ना, थाई पठान बेसिकली उनको कहते हैं यहाँ पे अक्सर, उनकी तादाद, थाई पठान एसोसिएशन, फ्रेंडशिप एसोसिएशन है, टीपीएफए, थाई पाकिस्तान उसको कहते, पहले वो थाई पठान एसोसिएशन होती थी। तो उसके मुताबिक तकरीबन 5 लाख के करीब ना थाई पाकिस्तानी हैं, मिक्स ब्लड वाले। जो हमारे एम्बेसडर साहब है मोहतरम आसिम इफ्तिखार साहब, उनके मैंने एक दफा सुना था, शायद अगर मुझे गलती ना हो तो उनके मुताबिक तकरीबन 2.5 से 3 लाख के दरमियान थी शायद तादाद। और हमीदुल्लाह साहब हैं, अयोध्या में होते हैं, ये वो नस्ल है जो पहली नस्ल है जो थाईलैंड में मतलब यहाँ पे आए थे, पाकिस्तानी थे इनके बाप, और ये पहली नस्ल पैदा हुई थी। तो हमीदुल्लाह साहब, उनकी उम्र मेरे ख्याल इस वक्त 88, 80, 90 के करीब होगी। तो उनके मुताबिक कहते हैं इधर बेटा बहुत शुमार है, बहुत लोग है पाकिस्तानी का। तो ये सारी कैटेगरीज जो है थाईलैंड का ओवरव्यू है। पाकिस्तानी थाईलैंड के अंदर वाकई काफी जो थाई ब्लड है, पाकिस्तानी ब्लड है थाईलैंड में, वो मजबूत पोजीशनों के ऊपर भी है, इवन आर्मी के अंदर भी है, पार्लियामेंट के अंदर भी है, और अच्छे मतलब समझा जाता है उनको ना। और मगर आप अगर अच्छे हैं ना, ये कोई खबर नहीं बनेगी, आपकी खबर उस वक्त बनेगी जब आप बहुत बुरे होंगे और अखबार में आप मशहूर हो जाएंगे। तो अच्छों की खबर कम है, बुरों की जो है ना वो ज्यादा है। तो कम्युनिटी जो है ना इतना अच्छा वो है नहीं हमारा। इसका मतलब है हसन भाई के पाकिस्तानियों की जो फर्स्ट जनरेशन है, आप बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी थाई में डिफरेंट उनकी जो अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट की, उसमें वो ऑलरेडी जॉब्स जो है वो कर रहे हैं। तो वो कितनी को तादाद है आपके ख्याल में जो इन लोगों की है फर्स्ट जनरेशन, जो वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में थाई में उनकी जो गवर्नमेंट है उसको हेल्प आउट कर रही है, जो जिनको हम पाकिस्तानी ब्लड कहेंगे कि वो इस वक्त थाई की गवर्नमेंट में, थाई की हेल्प आउट में उनके साथ दे रहा है, उनकी गवर्नमेंट में, इकोनॉमी में, हर सेक्टर में। तो वो कितनी को तादाद है लोगों की आपके ख्याल में? असल में की फिगर्स के अंदर ना, जैसे इमिग्रेशन होगी की फिगर होगी, आर्मी की फिगर हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए की फिगर, पार्लियामेंट्स होगी, इसमें आप हमेशा कहीं ना देखेंगे कि 2, 3, 4, 5 थाई पाकिस्तानी आपको मिल जाएंगे, थाई पठान बेसिकली थाई पाकिस्तानी मिल जाएंगे आपको। और वो बड़े अच्छे लोग हैं, असल में थाई पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, और कम्युनिटी सादा लोग हैं बेसिकली। हमारे जैसे खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे लोग अच्छे लोग हैं, सादा दिल लोग हैं, वैसे ये लोग, और थाई वैसे भी नरम, मतलब कहते हैं ना नरम दिल वाले लोग हैं, तो मिक्स करके बहुत अच्छे लोग हैं। हसन भाई, आपने अपनी डिस्कशन में एक चीज़ बताई कि एम्बेसी जो है हमारी पाकिस्तान की वो माशाल्लाह काफ़ी मतलब एक्टिव भी है और आपको वो बताते भी रहते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या हमारी जो एम्बेसी है वो वहाँ पे कोई इवेंट वगैरह, जिस तरह कल्चर से रिलेटेड इवेंट होते हैं कि, या कोई समटाइम कोई बिजनेस डेलीगेशन आ गया उसके लिए कोई इवेंट अरेंज कर दिया, क्या हमारी एम्बेसी जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है कि, या सिंपल जिस तरह दूसरी कुछ कंट्रीज़ में हमारी जो एम्बेसीज है वो सिंपल जो डेज होते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह इंडिपेंडेंस डे हो गया, या जिस तरह 6 सितंबर हो गया, या जिस तरह समटाइम कश्मीर डे हो गया, इस तरह के डे इवेंट अरेंज करती है? तो क्या थाईलैंड में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो इस तरह के इवेंट्स अरेंज करती है, या सिंपल सिर्फ जो डेज होते हैं उन्हीं को करती है वो? बिल्कुल, पाकिस्तानी एम्बेसी जो है ना बहुत एक्टिव है। जो वहाँ पे स्टाफ है इस वक्त, मौजूदा स्टाफ
जो है ना वो तो मतलब वो कहते हैं ना पीक है इस वक्त, एक्सीलेंस की पीक है। उससे पहले भी बहुत अच्छे लोग थे। और 14 अगस्त हो गया, 23 मार्च हो गया, डिफेंस डे हो गया, 6 सितंबर हो गया, और कश्मीर डे हो गया। ये तो लाजमी है कि एम्बेसी की तरफ से इवेंट्स आते रहते हैं, लोगों को, पाकिस्तानी को बताया जाता है। एम्बेसी भी कहती है कि लोगों को कि यार आप हमें हमारे साथ रजिस्टर्ड करें अपने ईमेल एड्रेस को, फोन नंबर को, बिल्कुल ताकि हम बिल्कुल। आपको रीच आउट करें जब भी हमारे इस तरह का फंक्शन हो। अगर पाकिस्तान से कोई डिग्निटी आती है यहाँ पे, कोई हाई प्रोफाइल आते हैं ना, तो फिर जो बिजनेस कम्युनिटी के जो चीता चीता लोग हैं, क्योंकि हर एक को अकोमोडेट भी नहीं किया जा सकता, तो जो चीता प्रोमिनेंट पाकिस्तानी है यहाँ पे इस वक्त, थाई पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, तो उनको भी एम्बेसी इनवाइट करते हैं कि फलां मतलब हाई प्रोफाइल लोग आए हुए फलां होटल के अंदर, तो आप आए, हमारा डिनर है। और उसके साथ इस तरह आपस में ना वो डायलॉग वगैरह करते रहती है एग्जैक्टली कम्युनिटी करनी को है। अच्छा बढ़ावा हसन देती भाई, मुझे थोड़ा सा एक चीज और बता दीजिएगा, फिर मैं सलमान भाई की तरफ चलता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ कि वहाँ पे क्या हालात हैं। आप मुझे ये बताइएगा हसन भाई, ट्रेड आपको पता है एक बहुत अच्छे ब्रिज का किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क के दरमियान में एक अच्छे रिलेशनशिप के ऊपर। है। बिल्कुल। खैर हमारे ट्रेड रिलेशनशिप जिस तरह टर्की के साथ, चाइना के साथ हैं, ये तो खैर बहुत अच्छे हैं। अब मुझे थाईलैंड से बताइएगा कि थाईलैंड से क्या हमारी कोई ट्रेड है, या क्योंकि देखें किसी भी मुल्क के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, अक्सर उस मुल्क में जो डिपेंड कर रहे होते हैं ना, वो आपकी दो कैटेगरीज के ऊपर होते हैं। एक आपकी ट्रेड, दूसरी आपकी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप। जिस तरह हमारा रशिया के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री भी बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, थाई के साथ भी होंगे। लेकिन मुझे आप ये बताएं, क्या हमारी कोई, क्या ट्रेड जो है हमारी थाईलैंड और पाकिस्तान के दरमियान में, ये कितनी है और किस तरह मजीद ये इम्प्रूव हो सकती है? थाईलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो स्टैटिस्टिक्स है ना, फिगर जो मेरे पास है, वो ये है कि जो पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप है ना, वो इस वक्त म्यूचुअल ट्रेड 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। और ये इससे भी ज्यादा मतलब बढ़ेगी। और ज्यादातर जो चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है ना, पाकिस्तान से भी थाईलैंड से भी, ज्यादातर इजनास है, कपड़े है, कॉटन है, रॉ मटेरियल है, इवन चावल जो है थाईलैंड के पूरी दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तान से भी इस तरह चावल आते हैं, थाईलैंड से बेबी गारमेंट्स पाकिस्तान जाते हैं, जीन्स पाकिस्तान जाती हैं, और जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान से जो है ना आईटी सर्विसेज का भी सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है थाईलैंड के अंदर, मतलब सर्विसेज आउटसोर्स जो करते हैं। और इसके अलावा रॉ मटेरियल भी जो है ना पाकिस्तान बहुत करता है। और दूसरा प्लास्टिक होगी, रबर इंडस्ट्री होगी, ये भी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त थाई और पाकिस्तान ट्रेड के अंदर। और कॉस्मेटिक जो है, मेरा ख्याल है, आई थिंक सो, ये भी थाईलैंड की काफी फेमस है। जो पाकिस्तान में अक्सर कॉस्मेटिक वगैरह भी हम देखते हैं कि थाईलैंड की काफी सारी पाकिस्तान में आ रही होती हैं, तो बिल्कुल, ये भी आई थिंक कॉस्मेटिक्स हो गई, क्रॉकरी भी जो है ना बहुत थाईलैंड की मानी जाती है, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर खरीदी जाती है। सही है। सही है। चले मैं सलमान भाई की तरफ जाऊँ ना। सलमान भाई, आप जी। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जो, एक तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कितनी देर से वहाँ पे थाईलैंड में है। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि कम्युनिटी के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। वो मसले मसाइल ये भी होते हैं कि सम टाइम किसी कंट्रीज में ये भी है कि वहाँ पे 2-3 ब्लॉक्स होते हैं कम्युनिटी के, मतलब आपस में यूनिटी भी नहीं होती। फिर एक अक्सर हमें ये भी देखने में आता है कि हम लोग अगर एक फैमिली के 5 लोग हैं ना, तो 5 लोगों में से 5 लोगों का जो माइंडसेट है, जो थिंकिंग है, वो इक्वल नहीं है। हर बंदे को जो है ना, वो हमारे पेरेंट्स या बड़े लोग जो है ना, वो डिफरेंट एंगल से उनको जज कर रहे होते हैं, डिफरेंट एंगल से उनको डील कर रहे होते हैं। बड़ा जी। मुश्किल होता है कम्युनिटी के, चाहे 50 लोग हों चाहे 50 लोग हों, इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना। तो आप इसके बारे में मुझे बताइएगा। माशाल्लाह एक आपकी अच्छी एक पीआर भी है वहाँ पे थाईलैंड में, काफ़ी लोग आपको फॉलो भी करते हैं पेज के ऊपर, आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आप दाएं बगाएं जो है वो अपने पेज के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, चाहे वो रिलेटेड जॉब से हो, चाहे वो इनलीगल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो थाईलैंड में किसी पाकिस्तानी को कोई हेल्प आउट की ज़रूरत हो। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताइएगा कि क्या आपको कोई इस तरह की जो इश्यूज हैं ये हैंडल करने में कभी कोई प्रॉब्लम फील हुई है, या कोई थोड़ा सा आप सोचते होंगे यार छोड़ो ये कैसे 200, 250, 3000 बंदों को मैं एक्टिव कर रहा हूँ, ये तो मुझे रोज कोई ना कोई बंदा मेरे पास आ जाता है डिफरेंट एंगल से बात करने के लिए। तो प्लीज जरा थोड़ा सा जी। अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाइएगा, फिर कम्युनिटी के जी, बारे जी। में बताइएगा प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सलमान गिल है और मैं बैंकॉक में आया था 2006 में। मुझे ऑलमोस्ट 15 साल होने वाले हैं। और इस टाइम तकरीबन आप कह सकते हैं मैं एक जापानीज़ कंपनी फर्म में काम करता हूँ मैं, और मेरा आईटी का काम है हम लोगों का। और मसला बस इतना ही है एजाज भाई कि अभी हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा तो कर लिया अब, ठीक है ना। अब हर बंदे की एक डिफरेंट स्टोरी है। आप हर स्टोरी को एंगल से देखना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम आती हैं कभी-कभी जितने भी हमारे मेंबर हैं वो इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको दिल करता है कि बंदा अभी जाके उनको जफ़ी डाल ले।
इतने दुखी होते हैं लोग यहाँ पे। दूसरी बात, जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है हम लोगों को, जो पाकिस्तानी है हमारे यहाँ पे, मेन प्रॉब्लम जो है वो एक तो सबसे पहले लैंग्वेज की प्रॉब्लम उनको आती है, ठीक है। लैंग्वेज का बड़ा मसला है यहाँ पे। जो नए आते हैं, जो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, वो तो कोशिश करके बोल लेते हैं, अपने काम भी निकाल लेते हैं, फिर और भी बड़े मसाइल हैं। अब मसाइल इस तरह के हो गए हैं भाई यहाँ पे कि अगर अब जिस तरह आपने बात की कि 2-2.5 हज़ार बंदे अगर हमने इकट्ठे कर लिए, तो अब हम लोग इनको इग्नोर नहीं कर सकते अब, ठीक है। इग्नोर करेंगे तो आपने समझ लें कि आपने सिर्फ अपने एक बंदे को पीछे लगाया और उसको छोड़ दिया आपने। नहीं, हम लोग उसको जब तक उसकी प्रॉब्लम हल नहीं हो जाएगी, हसन भाई और मैं और दूसरे मेंबरान जितने भी हैं जिनको पता है कि इसका ये हल हो सकता है, इसको करना है, तो वो करके देंगे, उसको बताएंगे हम लोग। बाज़ औक़ात हसन भाई हेल्प कर देते हैं, हसन भाई हमेशा हेल्प करते हैं, मैं कर देता हूँ। मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, गवर्नमेंट एजेंसीज की मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती है जो फॉरेनर्स के लिए होती है। काफ़ी मेंबरान है जो थाई नहीं पढ़ सकते, लेकिन मुझे थाई पढ़ने आती है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उनको अपडेट करता हूँ, क्योंकि जब आप थाई नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि उसने क्या एबीसी में या उसने थाई में क्या लिख दिया है। तो उसका क्या होता है कि हम लोग उसको मेंबर्स को फौरन बता देते हैं कि भाई ये हो रहा है या ये होने वाला है या ये हो जाएगा, ठीक है ना। उससे ये हेल्प हो जाती है उनकी। उसके बाद हसन भाई हैं, फिर दूसरे मेंबरान हैं, काफ़ी मेंबरान एक्टिव भी हैं, जो हम ना भी अगर एक्टिव हों तो कुछ देर के लिए, तो दूसरे मेंबरान हैं। अब जो मेन पॉइंट है यहाँ, मसले यहाँ पे क्या क्या है, अब एक बंदा यहाँ पे आया है थाईलैंड से। अब वो जिस तरह पहले बताया मैंने, कोई एजेंट के हाथ लग के आए हैं उसको, ठीक है। एजेंट को यहाँ पे लेकर आया, उनको दिखाया जी कि मैं तुम्हें यहाँ पे नौकरी दिलवाऊंगा, ठीक है। उनको एक अपार्टमेंट में रख छोड़ता है, सही है। 2 महीने का वीज़ा होता है, 58 या 59 डेज का वीज़ा होता है आपका, टूरिस्ट वीज़ा। अब उसने आपको 57 जब आपका 97 दिन होगा ना, 57 डे, आपको आगे बोलेगा जी आपका काम नहीं हुआ, तो वो एजेंट क्या बोलेगा उसको आगे से, जो बंदा आया वहां से, वो क्या बोलेगा उसको, अब मेरे पास क्या हल है, वो कहेगा तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। इस चीज को रोकने के लिए हम लोग जो ने ये कदम उठाया कि भाई हम लोगों ने एजेंट को नकाब करना है, जिस तरह भी हो उसको बेनकाब कर देना हम लोगों ने, उसको रोकना नहीं है। इसके आप सोच लें शायद इसका हमारे ऊपर असर पड़ सकता है बुरा, लेकिन परवाह नहीं है अभी फिलहाल। अभी ये है कि अभी न्यू जनरेशन जो है, हम लोगों ने मार खाई, मैंने मार खाई, हसन भाई ने मार खाई, और दूसरे कितनों ने मार खाई, मार खा के हम लोग ऊपर आए हैं। ये तो ये मसला है एजेंट का, ये एजेंट जो है ना इनको रोकना पड़ेगा। थाईलैंड जो है एक ऐसी जगह है जिसको लोग थर्ड कंट्री के लिए यूज करते हैं, जैसे हसन मैंने पहले बताया आपको कि ये थर्ड कंट्री के लिए यूज होता है, ठीक है। एक बंदा यहाँ पे थाईलैंड में आया, वो कहता है जी कि मैं आपको यहाँ से अमेरिका ले जाऊंगा, मैं यहाँ से आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के और जापान के बहुत आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मसला ये है कि शादी का यहाँ पे लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है। शादी के लिए कि एम्बेसी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। आपको एक सिंगल लेटर चाहिए होता है, उसको फिर आपको एम्बेसी से रजिस्टर करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से कराना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे लाना पड़ता है, फिर एम्बेसी से उसको कराना पड़ता है। तो वो एक लंबा सा स्टेप हो गया बहुत ज़्यादा। 2 महीने के अंदर वो काम होता नहीं है, टूरिस्ट वीज़े पे काम हो नहीं सकता वो वाला। तो ये एक मेन इशू यहाँ पे और भी मेंबर्स को बहुत ज़्यादा है। मुझे बताइएगा, ये जो पाकिस्तान से हमारे बैठे हुए लोग जो हैं जी, ये जब किसी भी कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो ये अक्सर उस कंट्रीज के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्या यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम मिल सकता है, क्या यहाँ पे बिजनेस हो सकता है, क्या यहाँ पे जॉब की ऑप्शंस हैं, या क्या यहाँ से आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे ये बताएं कि जब एक नॉर्मल पाकिस्तान का बंदा बैठा पाकिस्तान में थाईलैंड के बारे में सोचता है कि मैंने थाईलैंड में जाना है, तो सबसे पहले उसको क्या सोचना चाहिए थाईलैंड से रिलेटेड, उसको सिलेक्ट करने के लिए कि उसने थाईलैंड में जाना है। मुझे उस चीज़ों के बारे में बताइएगा कि क्या उसको पता चलना चाहिए थाईलैंड के बारे में, कि थाईलैंड क्या है, क्या थाईलैंड लेबर मार्केट है पाकिस्तान की, क्या थाईलैंड यहाँ पे एक सिर्फ बिजनेस करने के लिए बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, क्या थाईलैंड जो है वो एक स्टूडेंट्स के लिए, एक एजुकेशन के लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन है जहाँ से वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। इन चीज़ों के बारे में बताइएगा कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी को थाईलैंड के बारे में सोचने के लिए क्या चीज़ें उसके माइंड में सबसे पहले होनी चाहिए थाईलैंड के बारे में। जिस तरह अभी आपने बताया कि एक आम आदमी है पाकिस्तानी, अगर वो पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, वो सबसे पहले फाइंड आउट करेगा कि भी उसने करना क्या। अगर तो वो ऑलरेडी पढ़ चुका है तो उसको अब नौकरी करनी है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सर्च आउट करेगा कि यार कि ये पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। पहली बात है कि याद रखिए, थाईलैंड लेबर नहीं है, यहाँ पे आप लेबर काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, यानी कि इसका मतलब किस्म का लेबर काम नहीं है, मार्केट नहीं है जिस तरह हम लोग कंसीडर करते हैं कि जिस तरह दुबई में चले जाएं लेबर कर लें, जिस तरह अरब वगैरह में, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे नहीं है।
आप यहाँ पे ठीक है। लेबर काम नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज इतनी हाई होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे कोई आईटी में जॉब मिल जाए, आपको ठीक। यहाँ पे कोई ऐसी जॉब ऑफर हो जिसमें आपको वर्क परमिट ही मिले। उसके लिए आपको बिल्कुल। चाहिए एजुकेशन। ठीक है, ठीक है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब हम्म। आपने वहां से एमएससी की है या एमसीएस किया हुआ, यहाँ पे आप उसको जॉब को तलाश करेंगे, काफी ऑप्शंस हैं जॉब तलाश करने की, लेकिन उसमें चांसेस कम होते हैं। आपको यहाँ पे आना पड़ता है एक दफा, फिर भी अच्छा, ठीक है। फिर भी आना पड़ता है आपको। उसकी सर्च करिए पहले, वहां से पाकिस्तान से बैठे बैठे सर्च करें। हमसे अगर हो सके तो किसी भी ग्रुप पाकिस्तानी को ज्वाइन करिए, या वेब से गूगल पे सर्च करें कि हाउ टू फाइंड जॉब्स इन बैंकॉक। आपको वो वेबसाइट दे देगा, काफी वेबसाइट है, वहां से जॉब सर्च कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट ने वहाँ पे बीबीए किया हुआ है, यहाँ पे अब वो बीबीए करना चाह रहा है, उसको एक्सटेंड करना चाह रहा है। तो काफ़ी हम्म। यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। चुलालुंकौन है, उसके बाद में कसासात यूनिवर्सिटी है, बहुत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो थोड़ी सी पाकिस्तानी महंगी स्टूडेंट हैं। डेफिनेटली हाँ वहाँ पे जी, होंगे सलमान भाई। क्या कह रहे, पाकिस्तानी सॉरी? स्टूडेंट, पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पे होंगे उन माशाल्लाह यूनिवर्सिटी बहुत में। स्टूडेंट है यहाँ पाकिस्तानी, माशाल्लाह बहुत स्टूडेंट है यहाँ सही पे। है। यहाँ पे एसोसिएशन है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के स्टूडेंट जो हैं उनकी एसोसिएशन है यहाँ पे। और सही है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी हैं। अगर हम्म। आप यूनिवर्सिटीज को सर्च करेंगे तो वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है आपको, और माशाल्लाह। स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग बताते रहते हैं। सही है। मैं हमेशा इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि भाई यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप निकली हुई है, अप्लाई कर सकते सही। हैं तो कर लीजिए। ठीक है। सही है। उसके बाद एक तीसरा आदमी है जिसको, जो अनपढ़ है, अब वो आना चाह रहा है थाईलैंड। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए अब एक ही ऑप्शन है, या तो वो एजेंट के थ्रू जाएगा। ठीक हाँ। है। या तो एजेंट उसको वहां पाकिस्तान में ही लूट लेंगे, पासपोर्ट रख लेंगे, पैसा ले लेंगे, पासपोर्ट नहीं देंगे उसको। ठीक है। या वो यहाँ पे किसी एजेंट के थ्रू आएगा और फंस जाएगा। तीन और तीन सलमान किस्म भाई, के लोग हैं जी। अपने अपने बिजनेस का बताइएगा कि जिस बंदे के जी पास एक पाकिस्तान में 20-25 लाख रुपए आया है, जी। अगर वो बंदा सोच रहा है कि यार इसको मैंने इन्वेस्ट करना है थाईलैंड में, उसके बारे में आप बताइएगा। इन जैसे बंदों के लिए क्या फ्यूचर है थाईलैंड में, कि अगर वो उसके पास फ्यूचर 25 अच्छा है। आप लाख। आप बिल्कुल यहाँ पे थाईलैंड में आके अपना बिजनेस खुद का कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको अपना बिजनेस करने के लिए भी एक लोकल की जरूरत होती है। जिस तरह ठीक है, अरब में डेफिनेटली। कफील होता है ना, जिस तरह हाँ अरब जी, में बिल्कुल। कफील होता है, आपको हाँ जी, यहाँ हाँ पे भी जी। एक कफील की जरूरत होती है। वो कफील होता है थाई। ठीक है। ठीक है। उस अब जो नया बंदा आया उसको थाई का तो नहीं पता ना, तो बिल्कुल उसको इसी क्या तरह करते हैं कि लैंग्वेज वो कैरियर एक रहेगा। रीजनेबल एक वकील होते हैं यहाँ पे थाई। कभी भी देसी वकील के पास मत जाएं, थाई हम्म। वकील से करिए, क्योंकि थाई वकील ही आपको बेस्ट ऑप्शन बताएगा। वो आपको आपके पैसे खराब नहीं करेगा, वो आपके लिए हम्म। सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे होता है, लोग कर रहे हैं, चलता आ रहा है, बहुत सालों से हो रहा है ये। ठीक है। लोग यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं, अकेले होते हैं, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अपने बिजनेस यहाँ पे स्टेब्लिश किए हैं। सलमान भाई, किस चीज का बिजनेस ज्यादातर लोग कर सकते हैं? रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत चल सकते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट का पे काफी आप पाकिस्तानी अच्छा। रेस्टोरेंट का तो काम बहुत अच्छा है। यहाँ पे फूड का ठीक काम तो है। कभी नहीं रुक सकता, ये आप याद रखिए। फूड का बिल्कुल काम ठीक है। कहीं भी होंगे नहीं रुक सकता। अभी ठीक कुछ है। हालात इस तरह के हैं, अभी कोरोना की वजह से आपको पता है कि काफी सिचुएशन लोग, वो काफी तो कंट्रीज में पैंडेमिक वगैरह प्रॉब्लम है। में हाँ पूरे जी। पूरे वर्ल्ड में नॉर्मल जिस। हालात में अगर आप देखें ना, तो ये टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पे टूरिस्ट आता ही रहता है। अब वो खाना हमारा पाकिस्तानी खाए या इंडियन खाए या श्रीलंकन खाए या बंगाली खाए, खाना उसने वही खाना है जो हमने खाना है। हम्म। सही। तो आपका कारोबार खाने का यहाँ पे ज्यादा चल सकता है। उसके बाद में बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस कर सकते हैं आप। गारमेंट का बिजनेस बहुत अच्छा है यहाँ पे। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने आईटी में प्रोफेशनल है। आईटी का काम तो बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, क्योंकि यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट का जो काम है ना, ऐप बनाने का काम जो है, जिस तरह हम लोग ऐप बनाने का काम करते हैं, इस तरह का बिल्कुल काम ठीक। जो है ना, ये बहुत ज्यादा, इसकी बहुत डिमांड है। इसका मतलब है कि एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स की ऑप्शंस हैं थाईलैंड में, अगर कोई स्टूडेंट आना बिल्कुल चाहता है तो उसके बिल्कुल लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बिल्कुल। बात आपने बता दी कि अगर कोई बंदा लेबर के लिए आ रहा है, लेबर का सोच के कि मैं अगर 2-3 लाख रुपया जो है वो यहाँ पे एजेंट को देके थाईलैंड का जी। वर्क परमिट ले लूँ और वहां पे सड़क पे खड़ा हो जाऊँ मजदूरी करने के लिए, उस बंदे के नहीं, लिए ऐसा आना नहीं है, बेकार है। ठीक है। बेकार है। तीसरी बात आपने बता दी कि कोई बिजनेसमैन अगर जिसके पास 25 से 30 लाख रुपया अगर वो इन्वेस्ट जी करना चाहता है या वो बिजनेस करना चाहता है, थाईलैंड उसके लिए बड़ी अच्छी एक जगह है। जी, फ्री कर माहौल सकते में हैं वो जी। यहाँ पे आके उनके लीगल जो कानून है, जिस तरह भी जो चीजें बिल्कुल एप्लीकेबल है, जी। उस दायरे में रह के वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है उसमें वहां पे जाके। बिल्कुल कर बिल्कुल सकते हैं ठीक जी। आपने, बिल्कुल ठीक सलमान भाई, आपने बिल्कुल ठीक बता दिया। ये जी तीनों जो व्यूज हैं ये आपके बड़े क्लियर हो गए हैं, और मैं जी यकीन करता हूँ कि जितने भी लोग हमें देखेंगे वो इस चीज को समझ रहे होंगे, आपको उनको बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि अगर आपने थाईलैंड जाना है तो आपको सबसे जी। पहले ये बिजनेस, और डेफिनेटली आपका जो पेज है फेसबुक का या जो आपका ग्रुप है, वो डेफिनेटली आप उसमें बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रहे हैं। बिल्कुल अल्टीमेटली जो भी बंदा थाईलैंड को सिलेक्ट करेगा वो डेफिनेटली आपसे भी अप्रोच करेगा। हसन भाई, थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी। थाईलैंड को ना मिसयूज भी बहुत ज्यादा किया जाता है, आपको पता है। हम हैं तो पाकिस्तानी, खैर शर्म तो आती है हमें भी कहते हुए, लेकिन अब हमारी एम्बेसीज जो है, जिस तरह आप देखेंगे पिछले दिनों में किर्गिस्तान की एम्बेसी ने माशाल्लाह एक पूरा लेटर इशू किया
जिसमें उसने लिख के दिया कि एजेंट हजरात से आप बच के रहें, कि जितने भी लोग वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने के लिए किर्गिज यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे मेडिकल करने के लिए, वो वहाँ से एजेंटों के हत्थे चढ़ के वहाँ से यूरोप के वीज़े के लिए 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार डॉलर जो है वो देते थे और आगे यूरोप जाते थे। कुछ फैमिलीज जो है वो वापस भी आई हैं यूरोप के एयरपोर्ट से, कुछ लोग जो है वो 6-6 महीने वहाँ पे रहने के बाद ख्वार होकर वापस भी आए हैं। सेम यही सिचुएशन बिल्कुल आपके साथ कंबोडिया की है। कंबोडिया एम्बेसी जो पाकिस्तान की है उसने भी लेटर इशू किया और उसने तो माशाल्लाह उस लेटर में जो हमारे शरीफ पाकिस्तानी थे उनका नाम तक मेंशन कर दिया कि ये लोग हैं, इनसे आप बच के रहें। ये लोग जो डेफिनेटली जो है ना इस चैनल को यूज़ करते हैं, पाकिस्तानियों को मिसयूज़ करते हैं और अल्टीमेटली एम्बेसी का जो फोकस है वो ये फोकस है कि ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट और किसी भी तरह हमारी जो कम्युनिटी, जो हमारा पासपोर्ट है ना, उसका नाम कहीं ना ख़राब हो। अब मुझे पता है कि थाईलैंड भी एक ऐसी हॉटस्पॉट एरिया तो रहा है पिछले कुछ चंद सालों में कि जहाँ पे लोग आते थे, वहाँ से आगे ट्रेवल करके जाते थे। अब आप, क्योंकि आपका काफ़ी तजर्बा भी है यूक्रेन से, आप यूएन के से रिलेटेड केस वगैरह जो है उसको वो स्टडी करते थे, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे आपके जहन में इस चीज़ को रोकने के लिए क्या आइडिया है कि किस तरह हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर सकते हैं? और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसा केस आपकी नज़र में गुजरा है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई है और आपने भी फील किया कि यार वाकई ये जो काम था ना ये बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था? प्लीज़ कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा मुझे। आपने कोई डॉक्यूमेंट्री भी शायद कोई आप मुझे बता रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है, प्लीज़ वो भी ज़रा हमें दिखाइएगा ताकि हमें ज़रा क्लियरली जो है ना वो इस चीज़ का पता चले कि थाईलैंड को पाकिस्तान जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है। अच्छा, ठीक है। असल में सलमान गिल ने जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। सलमान गिल को बिल्कुल थाईलैंड के बारे में ना एक छोटा-सा ओवरव्यू दे दूँ। थाईलैंड जो है ना वो घिरा हुआ है बर्मा, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया के दरमियान में, और ये सारे ममालिक है ना मलेशिया को हटा के, बाकी जितने 3 ममालिक के मैंने नाम लिया, बर्मा, हसन लाओस भाई और थोड़ी सी आवाज़ आपकी कम आ रही है। अभी ठीक है आवाज़? अभी ठीक सही है। है? अच्छा, जो लाओस, बर्मा और कंबोडिया है ना, 3 ममालिक, इनको छोड़ के सिर्फ मलेशिया अच्छा मुल्क है, मतलब इकोनॉमी के लिहाज से, बाकी तीनों गुर्बती हैं। थाईलैंड अच्छा, मतलब दरमियानी इसको ताकत समझा जाता है इलाके के अंदर। जीडीपी इसका वैसे भी दुनिया की मतलब 20वीं जीडीपी में शुमार होता है। लिटरेसी रेट के लिहाज से थाईलैंड को जो है ना वो तकरीबन 95% के करीब इसकी शरह ख्वानदगी है। अब इस मुल्क के अंदर, थाईलैंड के अंदर कभी किसी ने मतलब हुकूमत नहीं की जिस तरह पाकिस्तान में या बर्मा में ब्रिटिश हुकूमत करके गए हैं। अब इसको थाईलैंड के वैसे भी मतलब जो है ना वो आज़ाद लोगों के रहने की जगह है। अब मैं आता हूँ इसकी तरफ कि ये जो एजेंट माफिया का, बिल्कुल अभी मैंने आपको बर्मा मतलब बॉर्डर्स के मुतालिक बताया कि लाओस, कंबोडिया और बर्मा के बॉर्डर लगते हैं। इसके अलावा थाईलैंड की जो इंटरनेशनल हब है एविएशन का, यहाँ से मतलब पूरी दुनिया को फ्लाइट्स जाती हैं। अब पूरी दुनिया को फ्लाइट्स जाने का मतलब यह है कि आप, ये गेटवे है। आपने अगर मशरिक बईद जैसे जापान, कोरिया या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ जाना हो, और अगर आपने, जैसे एजेंट लोग बात करते हैं कि हम आपको कनाडा, यूके और यूएस की जो है ना वो इमिग्रेशन असाइलम के जरिए भी दिलवा देंगे, तो काफ़ी सारे लोगों को मजहबी बुनियाद के ऊपर इन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के बुनियाद के ऊपर यहाँ पे लेके आए हैं धोखे के साथ कि हम आपका झूठा केस बनवा के, इस तरह, मतलब ये कम्युनिटी के अंदर भी मशहूर है। मैं ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये मैंने भी लोगों से सुना हुआ है कि उनको घेर घार के मजहब के ऊपर और उनका केस तैयार करके हम आपको इस तरह आगे लेके जाएंगे। मसाइल जो नंबर 1 आपने अभी अपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिए कि हमारे पास थाईलैंड के अंदर, मेरी नज़र में या सलमान गिल की नज़र में, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा निज़ाम गुजरा हो जिसमें 2 नंबर एजेंट्स की शिनाख्त की जाए कि अगर कोई पाकिस्तानियों को या थाइयों को धोखा देने में मुलविस हो गया है तो उस बंदे को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए। उसका या तो अखबारों में नाम आता है, ये कम्युनिटी के अंदर जो है ना अक्सर ऐसे भी होता है जब हम ग्रुप के अंदर इस तरह की कोई पोस्ट डालते हैं ना, किसी पाकिस्तानी ने फ्रॉड किया है, जाली तरीके से कोई नेशनैलिटी, जाली थाई कार्ड ले लिया, या उसने किसी मतलब पासपोर्ट के अंदर मुलविस है, पासपोर्ट बनवाने के अंदर मुलविस है, तो उसका नाम जो है ना कम्युनिटी के अंदर, यार इसको हटा दो, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो जाएगा, इसको छोड़ दो, ना करो इसको। तो इस तरह के भी लोग हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम बदनाम ना, हालांकि मकसद ये है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम यही लोग तो कर रहे हैं, इनका नाम पूरे अखबार में मौजूद है। सिर्फ ये है कि 2-4 बंदों को ये जानना नहीं चाहिए कि इनका नाम भी जो है ना ग्रुप के अंदर मशहूर नहीं होना चाहिए। तो इसका हल ये है कि एम्बेसी जो है ना पाकिस्तानी, बैंकॉक के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी, उसको मतलब कोई इस तरह का निज़ाम लेके आना चाहिए कि ये जितने भी 2 नंबर एजेंट्स हैं उनका नाम या उनकी तस्वीर, उनके कवायफ जो है ना एम्बेसी अपनी
वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या एम्बेसी के अंदर ही लटका दे उनका एक पूरा लिस्ट कि ये लोग जो है ना 2 नंबर एजेंट्स हैं, इनसे आपने बच के रहना है। और यही चीज FIA वालों को भी सख्ती से बता दे कि ये जितने भी लोग हैं ना, इनके पाकिस्तान को घेरा तंग किया जाए इनके ऊपर, और इन लोगों को इतनी सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इनके इनके गंदे कामों की वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमारे पासपोर्ट का जो है ना वर्स्ट वैल्यू है इस वक्त, इन लोगों की वजह से। और इनको जब तक आप सख्ती के साथ सजा नहीं देंगे ना, ये लोग फिर भी आपको मुख्तलिफ नाम बदल के, लंबे बाल रख के, पासपोर्ट बदल के, ID कार्ड बदल के, ये लोग फिर आपको डसना शुरू कर देंगे। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि हमारे पास कोई ऐसा निजाम है नहीं जिसमें आइडेंटिफाई किया जाए कि यार ये एजेंटों से बचना है हम लोगों ने। दूसरा एक और भी मसला ये है कि जितने ये लोग पाकिस्तान से लेके आते हैं ना यहाँ पे थाईलैंड के अंदर कि हम आपको आगे किसी मुल्क में लेके जाएंगे, तो उनको उनकी डीप ब्रीफिंग ऐसे उन्होंने की होती है कि वो खुद बेचारे नहीं बोल पाते कि क्या किया जाए। अब एम्बेसी को, मेरा ख्याल है इसमें भी एम्बेसी का बहुत अहम किरदार हो सकता है कि अगर एम्बेसी वक्तन फवक्तन कोई इस तरह के वीडियो ब्लॉग जो है ना, वो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर तंबीह करे, लोगों को बताए, उनको वार्न करे कि भाई आप जो है ना थाईलैंड में बिल्कुल ना आइएगा। अगर आपको कोई एजेंट धोखा देता है तो आप अपना नाम ना भी जाहिर करके हमें खत लिख सकते हैं, पूरा मसला बता सकते हैं कि किन किन लोगों ने किया। अक्सर लोग जो है ना वो बताते भी नहीं है, और वो सिर्फ एक दूसरे को रोते रहते हैं कि हमें जी वापस भेज दिया, उनको ITC में पकड़ लिया जाता है, या वो आपस में ख्वार होके, जलील होके, बिल्कुल खज्जल जिसको कहते हैं पंजाबी, वो होके फिर वापस पाकिस्तान चला जाते हैं, पाकिस्तानी ये लोग चले जाते हैं। तो ये मतलब एम्बेसी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एजेंटों की निशानदेही करे, और दूसरा इन लोगों को जो आए हुए थे ना, इनको भी मतलब अपने वीडियो ब्लॉग के जरिए इनको बताए, एम्बेसडर साहब भी करें, बाकी का ऑफिशियल स्टाफ है वो भी करे कि यार ये चीजें गलत हैं, आप इन तरह की चीजों को सामने भी लेके हमें बताएं कि कौन 2 नंबर लोग हैं यहाँ पे। बेसिकली तौर पे हसन भाई, ये जो माफिया है ना, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसकी जड़ें थाईलैंड से ज्यादा पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा मशहूर है। उसकी वजह ये है कि जब ये पाकिस्तान से कोई पाकिस्तानी जो इनके पास जाता है ना, ये इनका सबसे पहले टारगेट वो बंदा होता है जिसकी एक्सेस जो होती है वो इंटरनेट तक नहीं होती। जिस बंदे की एक्सेस इंटरनेट तक होती है ना, वो डेफिनेटली आपसे या सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है ना वो देख लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये सारा कुछ है। इनकी जो एक्सेस होती है ना, वो होती है वो रूरल एरिया से उस बंदे तक के जिस बंदे के पास पैसा तो होता है लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, वो अनपढ़ होता है। वो उसको इस तरीके से कायल करते हैं कि यार बस कल सुबह ही आप थाईलैंड में हो, तो थाईलैंड से आगे जो है वो आप दूसरे दिन ही कनाडा में बैठे हुए हो, आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब ये लोग यहाँ से पाकिस्तान से निकलते हैं ना, तो इन लोगों से ऐसे डॉक्यूमेंट या ऐसी चीजें ले ली जाती हैं जिसके बाद ये मजबूर हो जाते हैं कि ये वहां पे जाके उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जितना जुर्म यहाँ पे ये लोग कर रहे होते हैं उतने ही जुर्म में ये बराबर के उनके साथ शरीकदार हो जाते हैं। उसकी वजह से डेफिनेटली ये लोग कुछ नहीं करते, और इसकी वजह से जो नाम है ना वो डेफिनेटली पाकिस्तानी का खराब होता है। दूसरी जो आपने बात की ना एम्बेसी की, जिस तरह किर्गिस्तान एम्बेसी बड़ा अच्छा एक उसका इनिशिएटिव है। उन्होंने लेटर इशू किया, स्टूडेंट्स को बताया, अपने पास इवेंट में बुलाया। उन्होंने क्या किया, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, 2 महीने बाद एक इवेंट अरेंज कर लिया। नहीं खाने पे बुला सके, नो प्रॉब्लम, उन्होंने चाय अरेंज की, लोगों को बताया, उनको अवेयरनेस दी, इस तरह बच के रहे, ये मुल्क का नाम खराब हो रहा है। इसी तरह ही आपकी कंबोडिया जो है उसने भी इसी तरह ही किया, उसने बाकायदा उसके नाम लिख के दिए। तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो कि थाईलैंड की जो एम्बेसी है उनको भी चाहिए कि वो इसी तरह का इनिशिएटिव ले, क्योंकि दुनिया अब जो है ना वो चेंज हो चुकी हुई है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है ना वो बहुत तेजी से बदल रही है। और अगर हम कंपेयर करें इसको इंडिया से या दूसरे ममालिक से, तो हमारी जो डिप्लोमेट पोजीशन है ना वो इस वक्त इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छी है इंटरनेशनल मवाज के ऊपर, क्योंकि पहले हम लोग इतनी ज्यादा अवेयरनेस या इस तरह के इश्यूज जो है वो हाईलाइट नहीं करते थे, जिसकी वजह से UN या दूसरे लोग जो होते थे वो कह रहे थे यार पाकिस्तान के तो इश्यूज इतने ज्यादा लेकिन कभी आप लोग हाईलाइट ही नहीं करते। तो अब हमारी जो एम्बेसीज है ना वो काफी ज्यादा इसको हाईलाइट कर रही है। इसी का एक छोटा सा केस यूक्रेन में भी पिछले दिनों में आया था, जिसमें आपने देखा होगा कि एक सीनियर डिप्लोमेट था जो कि वहाँ पे हेरासमेंट के केस में उसके ऊपर केस था वहाँ पे, और लोकल जो लेडी थी उसके साथ हेरासमेंट का केस था। वो केस काफी देर तक अदालत में चला। उसके बाद बड़ा सिंपल, नीट एंड क्लीन एम्बेसी ने इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद उस बंदे को उसमें गिल्टी फील हुई, उसको उन्होंने सस्पेंड किया। सस्पेंड करके वो बंदा पाकिस्तान आ गया। उसका बकायदा लेटर इशू हुआ वहाँ पे यूक्रेन के मीडिया में, इवन के इंडिया के मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया कि देखें पाकिस्तान का बंदा जो है ना वो वहाँ पे रेप करते हुए औरत का पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, ये वो हो गया। इस तरह के केसेस में जरूर शर्मिंदगी होती है पाकिस्तान को एक एलिमेंट पे, लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना
वो बड़ा अप्रिशिएट भी करती हैं कि यार यहाँ पे पाकिस्तान में अब सजा और जजा का कानून जो है ना वो अवेलेबल है। तो अब जो बंदा भी जो चीज करेगा तो डेफिनेटली जो मीडिया या सोशल मीडिया की जो भागदौड़ है ना, उसमें अब वो वाला दौर नहीं है कि जहाँ पे प्रिंट में अखबार पढ़ लिया तो आपने छोड़ दिया। अब वो अखबार 1 मिनट में आपकी जब न्यूज ब्रेक होती है उसके बाद हजारों नहीं तो मिलियन लोग जो हैं वो उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उनको पता चल जाता है। तो हसन भाई दूसरा मुझे ये बताइएगा, आपने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड, कुछ वो अगर आप बताएं कोई उसके रिलेटेड कि वो क्या चीज है जो उसको थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। जी, वैसे मैंने ना कुछ नोट्स इकट्ठे किए थे कि पाकिस्तानियों बिल्कुल को जो है ना मेन मसाइल किस तरह के होने चाहिए। जैसे मैंने अभी एक बताया कि कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिसमें 2 नंबर एजेंट्स की शनाख्त की जाए, तो ये एम्बेसी का काम है, ये हसन का, बिल्कुल बिल्कुल इमरान का या सलमान का काम नहीं है। ये निज़ाम एग्जैक्टली हाई एग्जैक्टली लेवल से आना चाहिए। इनको बिल्कुल, हम लोग सिर्फ अपने इनको आइडियाज शेयर कर सकते हैं, कैसे जी, करें। ये पहला है, ये एम्बेसी को ये करना चाहिए, ये दरखास्त है उनके साथ, ये उनको एक रिक्वेस्ट है कि ये लोग करें इस तरह का निज़ाम लेके। ये 2 नंबर एजेंट्स की थाईलैंड बड़ा मतलब हाईलाइट हुआ पड़ा है इस चीज़ों के एजेंटी के काम बिल्कुल के अंदर। दूसरा, पाकिस्तानी एम्बेसी को आल्सो ये भी एक मशवरा है कि जो आईडीसी में पाकिस्तानी कैद है ना, जो एजेंटी के ज़रिए मतलब लोगों को बहला-फुसला के यहाँ जी पे लेके बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनकी पकड़े गए उन हैं जो लोग। जी, बिल्कुल, जो पकड़े गए हैं, उनकी जो लिस्ट है ना, मतलब वो भी एम्बेसी के अंदर मुहैया होनी चाहिए, ताकि या ओपन उसको ना भी नाम लिखें, उनका नाम ना लिखें, उनका सिर्फ ये बता दें कि ये मर्द है, ये खातून है, इस फलाने शहर से हैं और इस जुर्म की वजह से इतने अरसे से कैद के अंदर है और इनको छुड़वाने के लिए हमें इतनी मदद की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पैसा नहीं एग्जैक्टली भी है ना, तो हमारी लोकल कम्युनिटी मिल के, अगर यार खवातीन है, बच्चे, थाईलैंड के अंदर जेलों की हालत जो है ना इंतहाई गंदी तरीन है, दुनिया की गंदी तरीन जेलें जो है ना वो थाईलैंड के अंदर है। कोई भी इंसान गैरत वाला जो है ना इसके अंदर नहीं रहता। अगर हमारी खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, जवान वहां पे है ना, हमें उनको निकलवाना है किसी भी तरह। और पाकिस्तान और थाईलैंड का ना कैदियों के तबादले का मुआहिदा हो चुका है, मतलब हम कैदी वहां पे भेज सकते हैं, अपनी टर्म वहां पे पूरी कर ले, तो यहाँ से निकलवा के उसको पाकिस्तान भेज दे, वहां पे अपना खाना तो यार मिलेगा। ये दूसरी थी कि आईटीसी में जो लिस्ट है ना, आईटीसी इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर कहते हैं, जेल को कहते हैं जहां पे इंटरनेशनल इन्होंने कैदी रखे होते हैं गैर मुल्की को। तीसरा ये है कि मेरी तरफ से ये भी था कि अक्सर लोगों को ये भी मसला है कि अम्बेसी, जब हम ऑनलाइन पासपोर्ट का सिस्टम तो है, मगर जो हमें लेटर चाहिए होता है ना एम्बेसी से, उसकी ऑनलाइन की कोई सहूलत नहीं है। उसके लिए अब थाईलैंड के वस्त के अंदर हमारा बैंकॉक मौजूद है। अगर आप नाराथीवाद से आते हैं ना तो 1000 किलोमीटर बनता है। अगर आप चिंग माई से, चिंगराई से आते हैं तो भी 1000 किलोमीटर बनता है। तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये एक लेटर के लिए, यार एक लेटर के लिए बंदा इतने हजारों, मतलब कई सौ यूएस डॉलर लगा के और वक्त बर्बाद करके एम्बेसी आने के बजाय ये लेटर उसको पोस्ट कर दिया जाए, ऑनलाइन इंटरव्यू कर लीजिए, कोई इस तरह का सिलसिला निकल सकता है। कोई होना इतना चाहिए। होना चाहिए ऑनलाइन, ऑनलाइन लेटर, सिर्फ एक लेटर वो इसलिए चाहिए होता है कि इमिग्रेशन जब वीजा ट्रांसफर करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये नया पुराना पासपोर्ट के क्या क्या गारंटी कि ये आपकी एम्बेसी ने जारी किया, तो वो एम्बेसी लेटर कहते हैं कि ये पाकिस्तानी एम्बेसी इसकी तस्दीक करते हैं कि ये पासपोर्ट जो है ना असली है, जेन्युइन है, ये होल्डर जो है इसका मतलब इसका ही ऑनर है, इस तरह की चीजें। तो और दूसरा ये है, एजेंटी को रोकने के लिए मेरा ख्याल है कि थाईलैंड में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है और अगर दूसरे भी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, थाई पाकिस्तानी फ्रेंडशिप एसोसिएशन भी है यहाँ पे, थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी, पाकिस्तान थाई चैम्बर कॉमर्स भी है, और इसके बाद थाई पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तान एसोसिएशन भी है, ओपीटीएचए। तो उनको भी चाहिए कि नए पाकिस्तानी जो आते हैं ना, इनका ओरिएंटेशन किया जाए। इनको 2 महीने का विजिट आता है, हमारा जो टूरिस्ट वीजा मिलता है पाकिस्तानियों को, तो उनको ओरिएंटेशन 1 महीने के अंदर, अगर चैम्बर 1 महीने करता है, एम्बेसी 1 महीने करती है, तो और एक दफा ओपीए करती है, तो इस तरह 3 महीने के बाद एक एक बारी आती है। तो नए आने वाले पाकिस्तान को एजेंटी के खिलाफ जो है ना बंदा मुत्तहद कर सकता है कि यार इनको नहीं करना। अगर ये भी नहीं करना ना, खर्चे की वजह से भी खर्चा हो जाता है लोगों, तो कोई मसला नहीं, आप यार वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, जितने भी प्रेसिडेंट है, ये दूसरे अहदेदारान है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में सोशल मीडिया के ऊपर ये ओरिएंटेशन देना शुरू कर दें कि यार ये करें। और सबसे अहम जो चीज है ना, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी के जो भी यहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं ना, जैसे चैम्बर हो गया या ओवरसीज पाकिस्तानी उनका एसोसिएशन हो बहुत गया, बड़ा किरदार है। जो उनको बहुत बड़ा किरदार है। इनको पाकिस्तानी के जो वीजों के मसले हैं या जो कानूनी मसाइल होते हैं ना यहाँ पे थाईलैंड के अंदर, इनके बारे में कोई एतबारी लोकल वकीलों की एक कोई लिस्ट होनी चाहिए इनके पास। अगर ये ऑफिशियल ना भी करे कोई बात नहीं, किसी तीसरे बंदे के जरिए, जिनको कहते हैं ना कि आप थर्ड पार्टी के जरिए करवा लें ये काम, कि लोकल वकील हो के यार अगर आपको कोई भी किसी किस्म का वीजे का मसला है, कोई कानूनी मसला है ना, ये हमारे वकील जो है ना, थाई वकील, ये जानने वाले हैं, आपको कम रेट के अंदर एतबारी लोग हैं और ये आपका काम कर भी देंगे। अक्सर लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है यार ये किस तरह करें। तो किस अब तरह करना है। मशवरा ये है, ये तो मसाइल की निशानदेही। मशवरा ये था कि पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी जो है ना वो 60% से भी तकरीबन कम है, और अभी उन लोगों को बाहर निकालना है जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती। अब
एम्बेसी जो है ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर इंग्लिश के अंदर हर पोस्टें की जा रही है, हर पोस्टें इंग्लिश के अंदर है। मेरा ये कहना है इंग्लिश बहुत अच्छी जुबान है, आपको करनी चाहिए। इंग्लिश के नीचे आप थाई जुबान में भी करें, उसके नीचे आप उर्दू जुबान में भी करें। थाई जुबान इसलिए कि इतने थाइयों की इवन लिटरेसी बहुत अच्छी रेट है इनका, मगर इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको अपनी जुबान में इन्होंने तरक्की की है। इनके लिए भी हो पैगाम और पाकिस्तानियों के लिए कि यार क्या बात कर रहे हैं आप लोग। तो ये एम्बेसी को अपने सोशल मीडिया के ऊपर इंग्लिश, थाई और उर्दू में ये तीनों जुबानों में ट्रांसलेशन मुहैया करनी चाहिए। इसी तरह कारोबार की आपने बात की, कारोबार की यार एक चैम्बर की तरफ उन्होंने वेबसाइट के ऊपर इंग्लिश में तो लिख दिया कि ये तरीकाकार है जी, मगर कितने लोग पढ़ते होंगे चैम्बर की वेबसाइट को? अगर यही चीज जो कमर्शियल काउंसिल है, एम्बेसी के अंदर एक कमर्शियल काउंसिल भी, कमर्शियल अटैची मतलब मिलिट्री अटैची भी है, कमर्शियल काउंसिल भी, कमर्शियल काउंसिल की तरफ से अगर ये उर्दू के अंदर ये सारा मवाद मुयस्सर हो वेबसाइट के ऊपर कि यार कारोबार किस तरह करते हैं, क्या क्या कारोबार हो सकते हैं पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान, तो एम्बेसी इसको सपोर्ट कर सकती है। ये सारी जितनी भी चीजें ना बेसिकली एम्बेसी इसको लीड करना चाहिए, एम्बेसी को, चैम्बर को, इनको, और उर्दू को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इन लोगों को तरजीह देनी चाहिए अपनी जुबान को कि नए लोगों को भी आए, और हमारे जो नए लोग काम करना चाहते हैं जिसके पास 15-20 लाख रुपए हैं, क्या क्या काम यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी तरह थाईलैंड के, पूरे थाईलैंड के अंदर एक एम्बेसी, हमारा कोई कौंसल ऑफिस नहीं है थाईलैंड के अंदर, तो पूरे थाईलैंड के अंदर पाकिस्तानी जो जेन्युइन पाकिस्तानी ना उनका नेटवर्क बनाया जाए। 1000 किलोमीटर दूर अगर किसी बंदे को कोई मसला आ रहा है और वो एम्बेसी नहीं अप्रोच कर पा रहा, तो वहां पे कोई ऐसा लोकल नेटवर्क हो कि बंदा उस लोकल बंदे से बात करे कि यार मुझे पकड़ा गया। अभी एक पाकिस्तानी को पकड़ा है, उन्होंने वो कपड़े लेके जा रहा था, अपनी उसकी बीवी ने उसको कहा कि ना दुकान पे जरा कपड़े लेके आओ। वो 1100 किलोमीटर दूर है बैंकॉक से। वो गया कपड़े उठाने, जब कपड़े उठा के आ रहा था इमिग्रेशन ने उसको रास्ते में रोक लिया और उसको पकड़ लिया कि जी आप बगैर वर्क परमिट के काम कर, उसके पास वैलिड वीजा भी है, उसकी शादी भी है, उसके बच्चे भी हैं वहां पे, और उसको पकड़ लिया। उसको उन्होंने वहां पे 3 दिन के लिए जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उसकी जमानत करवाई, उसकी बीवी ने 5000 की जमानत करने के बाद उसको आईडीसी भेज दिया, अब डिपोर्ट हो गया और उसको 3 साल बैन हो गया। सिर्फ एक कपड़े उठाए थे, सिर्फ कपड़े उठाए थे। वो बीवी से भी रह गया, बच्चे से भी रह गया, और वो अकेला पाकिस्तानी है, मतलब रो रहा है अकेला। अब ये इतना छोटा सा मसला था, मेरा ये मानना था कि यार किस तरह हो सकता है कि किसी पाकिस्तान को पता नहीं लगा और 45 दिन वो बंदा अजाब में रहा है, और इस अजाब में रहने की वजह से कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं मिला यार जो उसको कर सके मदद उस वक्त। मतलब नेटवर्क ही कोई नहीं है, नेटवर्क ही कोई नहीं है, सिस्टम ही कोई नहीं है। ये इस तरह की चीजों के ना और दूसरा ये जो 14 अगस्त की तकरीब होती है, 23 मार्च की तकरीब होती है, ठीक है, यहाँ पे वजीर आजम पाकिस्तान का, सदर ममलिकत का, इन सब का पैगाम, और एम्बेसडर साहब अपना भी पैगाम मतलब वो पढ़ते हैं, बताते हैं लोगों को। मेरा ख्याल है लोगों को इनकरेज करने के लिए, अच्छे लोगों को, एजेंटों की तो हमने कर ली ना, ये जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं ना, इनको भी पाकिस्तानी पर्सन ऑफ द ईयर भी देना चाहिए। मतलब ये लोग जो अच्छे हैं ना, इनको भी एक लोकल सतह पे एक तकरीब होनी चाहिए कि यार ये बंदा इमरान इजाज बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको इस साल एक छोटा सा कॉपी देते हैं, इसको कम्युनिटी के अंदर बताएं कि यार इसकी हौसला अफजाई करेंगे। तो इन सब को मिला के मिसाइल भी मैंने बताया, मशवरे दिए। अब जो हम लोग हैं ना, सलमान और गिल में, हम लोगों ना अभी हमें सद्दाम भाई ने बताया कि हमारे जो ग्रुप की तादाद है ना वो 7000 मेंबरान तक पहुंच गई है। अभी तक 6 साल पहले शुरू किया हम लोगों ने। अब इसमें तमाम मेंबरान मिलकर दूसरे पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद करते हैं, बिजनेस के हिसाब से, वीजों के हिसाब से, उसको लीगल तरीके से किस तरह हमने काम करना है, यहाँ पे नौकरियों का किस तरह कोई सिलसिला करना है, ये सारी चीजें हम ग्रुप के अंदर खुल के डिस्कस करते हैं, और एजेंटों की जबरदस्त हौसला मतलब शिकनी होती है। अब ये बात है ना कि हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहबरे मंजिल ही कोई नहीं, तरबियत आम तो है जोहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अब कोई आए तो सही ना हमारे पास, वो समझते पर नहीं, हम लोग भी यहाँ पे एजेंट बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वो काम शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं थाईलैंड के अंदर, जिसमें एक सेंट्रल मतलब वेबसाइट के ऊपर ये जितनी भी मशवरे मैंने आपको दिए और मसाइल बयान किए ना, इनमें मैक्सिमम जितने भी हो सकेंगे हम लोग इसके अंदर थाईलैंड की मालूमात, बिजनेस के मुतालिक मालूमात, नौकरियों के मुतालिक मालूमात, स्कॉलरशिप्स के मुतालिक मालूमात, ये सारी हम लोग रिटर्न में होगी, और वीडियो ब्लॉग भी होगा, हमारा चैनल भी होगा। हम लोग ये सारी चीजें मिला के कम्युनिटी को उस लेवल पे लेके जाएंगे जिसका तस्वुर मतलब अक्सर ममालिक में नहीं किया जा सकता, और इंशाल्लाह ये होने जा रहा है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान हम सब का है। इमरान जहां मर्जी बैठा, हसन जहां मर्जी बैठा, सलमान जहां मर्जी बैठा, जो बंदे जहां भी है, पाकिस्तान हम सब का मुश्तरका पाकिस्तान है। और हम लोग
हम लोगों ने ये नहीं देखना कि यार गवर्नमेंट क्या कर रही है, एम्बेसी क्या कर रही है, चैम्बर क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। मेरा ईमान है कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हमने क्या करना है ये हमने खुद फैसला करना है। तो ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम लोग लेके आएंगे और इसके अंदर पूरे जो भी हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना थाईलैंड के अंदर और पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह मुकम्मल गाइडेंस देंगे हम लोग कि किस तरह आप बिजनेस कर सकते हैं, शादियां कर सकते हैं, अपना कारोबार भी आगे बढ़ा सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं और टूरिज्म के लिए आ सकते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए आ सकते हैं। सारी चीजें हम लोग इसके अंदर लेके आएंगे। बिल्कुल हसन भाई, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। देखें, जो जो प्रॉब्लम आपने हाईलाइट की है ना एम्बेसी की, यही प्रॉब्लम काफ़ी सारी इस कंट्रीज़ में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे जो इन्वेस्टर हैं, पहली बात तो ये इनके पास इतना फंड ही नहीं है इस तरह की एक्टिविटीज़ को अरेंज करने के लिए। वो सिंपल इतना फंड अरेंज किया होता है उन्होंने जितना वो डेज जो हैं ये सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर एम्बेसी कम से कम कोई बंदा अपॉइंट नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम एप्रिशिएशन तो दे। एप्रिशिएशन ये दे कि जैसा कि अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि यूक्रेन में पाकिस्तानी की कम्युनिटी जो है ना वो तकरीबन 300 से 400 लोग हैं। यूक्रेन एक ऐसा हॉटस्पॉट एरिया है कि जहाँ पे लोग आते हैं और इनलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करके यूरोप अक्सर पाकिस्तानी जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो जेल में जाते हैं। और रशिया और यूक्रेन की जो जेल्स है ना, वो मेरा ख्याल है आपको पता ही होगा कि किस तरह की वो जेल्स होती हैं। अब उनमें सेम यही इशू आ रहा था कि जब वो जेल्स में कोई लोग या अरेस्ट होते हैं पाकिस्तानी, तो पहली बात तो ये है कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एम्बेसी के थ्रू कभी भी हाईलाइट नहीं होती। उनकी इन्फॉर्मेशन या तो उनके घर वाले जो हैं वो डायरेक्टली अप्रोच कर रहे होते हैं किसी रेफरेंस के थ्रू यूक्रेन में किसी वकील को, किसी लॉयर को, कि यार ये हमारा बंदा पकड़ा गया, आप इसको छुड़वा दें। अच्छा, अगर वो केस हल होता होगा $100 में, $200 में, तो उसके घर वाले उसको, घर वालों को वो बता रहा होगा $5000, $10,000। इस चीज के इश्यूज जो है ये बहुत ज्यादा यूक्रेन में आ रहे थे। यूक्रेन में इस वक्त जो मेजर जनरल जाहिद मुबशर शेख साहब हैं, उनका एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ना एक जो वकील थे वहाँ पे, इफ्तिखार खटक साहब, जिनका काफ़ी रिलेटेड बैकग्राउंड कैरियर था यूक्रेन में, और तकरीबन को 20-30 साल से वो यूक्रेन में जितने भी क्रिमिनल केस वगैरह जो है ना इसके वो वकील भी हैं और बड़ा इसको क्लोजली जज भी करते हैं। उन्होंने ओपनली जो है ना इनको नॉमिनेट किया थ्रू एम्बेसी, और बकायदा एक सर्कुलर निकाला कि जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, अगर उनको किसी भी लीगल इश्यूज में कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप इफ्तिखार खटक साहब से रब्ता करें, ये ईमेल एड्रेस, ये फोन नंबर। और जो आखिरी लाइन थी ना उनकी आखिरी लाइन ये थी कि इफ्तिखार सर्विस विल प्रोवाइड जी ऑल सर्विस एंड लीगल असिस्टेंट विदाउट एनी कॉस्ट फ्री। तो यार अगर वो वहां पे यूक्रेन में रह के किसी कम्युनिटी के लोग को आगे लाके ये सर्विसेज ऑफर करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वाई नॉट के थाईलैंड की जो हमारी एम्बेसी है, क्या एम्बेसिडर जो होते हैं ना, ये इनको आईक्यू टेस्ट जो होता है ना, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनका बहुत तेज होता है। ये तकरीबन 4-5 मीटिंग में बंदे को जज कर लेते हैं कि ये बंदा किस एंगल से हमारे साथ बात कर रहा है, या इसका आगे फर्दर क्या चांस है, या किस लिए सारा कुछ कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे थाईलैंड की जो एम्बेसी है, इनको चाहिए कि अच्छे और पढ़े लिखे जो पाकिस्तानी हैं उनको वो आगे लाएं, उनको प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे अलॉट करें, जिसकी वजह से एक तो वहां पे कम्युनिटी को फायदा हो। एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके एक एक बंदों को जेल में छुड़वाएगी, वो जाके कम्युनिटी का एक एक मसला एड्रेस करेगी। अल्टीमेटली इसके लिए वेलफेयर अताशी होता है जो डेफिनेटली आगे कांटेक्ट होता है कम्युनिटी के साथ। आपको पता है ये काफ़ी देर से अभी हमारा एक पेंडिंग भी चल रहा है असेंबली में वेलफेयर अताशी के लिए, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में से ही किसी बंदे को अपॉइंट करेंगे एम्बेसी में, कि जो कम्युनिटी और गवर्नमेंट के दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा करे। लेकिन वो भी बिल्कुल पेंडिंग है, उसके ऊपर अपॉइंटमेंट जो है वो किसी कंट्री में अभी तक नहीं हुई, क्योंकि वो बिल सेनेट में, उसके बाद आगे आई होप शो के शायद वो अपॉइंट हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली जो असल जो लोग होते हैं ना, वो कम्युनिटी के लोग होते हैं जो मुल्क को जानते हैं। देखें, एक बिजनेस डेलीगेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, पेशावर है, इनमें से जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग होंगे, ये किसी ना किसी की ट्रेड जरूर होगी थाईलैंड से, लेकिन ये बंदा डायरेक्टली जो बेनिफिट एम्बेसी से लेना चाह रहा है वो उसको नहीं मिल सकती इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा, क्योंकि एम्बेसी बिजनेस एक्टिविटीज में शामिल नहीं होगी। उसको पता होगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा दरमियान में कोई स्कैम हो गया तो एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। एम्बेसी उनको सिंपल यही कहेगी, ठीक है जी आ जाए, डेलीगेशन ये कर ले, सारा कुछ कर ले। एम्बेसी आएगी, 2 दिन उनको फिराएगी, एक हॉल में छोटा सा लेके उसमें उसकी एग्जीबिशन करवा देगी, वो केस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, मेन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, जब तक वो हकीकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से कनेक्ट नहीं ना होगी, तब तक वो इस चीज का फायदा नहीं उठा सकेगी। वो डेलीगेशन जो पूरा होगा ना,
वो सिंपल एक पेपरों में डेलीगेशन कंप्लीट करके वापस चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चाहिए कि जिस तरह की आपकी एसोसिएशन है या जहां जहां पे आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों का फायदा उठाए। आप लोगों से कांटेक्ट करें, किसी भी मुल्क में ट्रेवल करने से पहले या ट्रेड करने से पहले वो आप लोगों से पूछे कि हम लोग 25 या 50 लोगों का डेलीगेशन ला रहे हैं, एम्बेसी भी हमें इंट्रोड्यूस करवा रही है, लेकिन आप लोग भी किसी बिजनेस कम्युनिटी में किसी चेन में शामिल हो ताकि हमें पता चले उस मुल्क में किस तरह बिजनेस चल रहा है। ये अप्रोच इमरान खान साहब की भी है, ये अप्रोच जुल्फी बुखारी साहब की भी है, वो इसी इनिशिएटिव के ऊपर काम करने जा रहे हैं, लेकिन दरमियान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो लोग एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। और डेफिनेटली उनकी अप्रोच यही है कि किसी तरह से हम लोग कम्युनिटी के लोगों को ऊपर लेके आए ताकि उनको पता चले कि किस तरह यहाँ पे इश्यूज जो है वो सारे एड्रेस हो रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। और अगर हमारे प्रोग्राम को थाईलैंड में पाकिस्तानी एम्बेसडर या उनका कोई बंदा देख रहा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, इतनी अगर कम्युनिटी वहां पे इतनी अच्छी पढ़े लिखे लोग खुशकिस्मती से हमारे पास वहां पे अवेलेबल हैं आपकी टेरिटरी में, तो आप डेफिनेटली इन लोगों को ऊपर लाएं, इन लोगों को कोई टास्क दें कि ये लोग बगैर किसी पर्सनल इंटरेस्ट के कम्युनिटी या लोगों के लिए कुछ कर सके। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा हसन भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे इतनी अच्छी डिस्कशन करके, और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि हमें आज भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग एक अच्छा जो हमारे जो क्रीम है वो अभी दूसरी कंट्रीज में हैं और वो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोग पाकिस्तान के इंटरनेशनली जो है वो रिलेशनशिप के लिए कुछ कर सकें, कम्युनिटी को अप्रोच कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से कहीं ना किसी जगह के ऊपर हम लोगों के लिए प्रॉब्लम जरूर है कि जहाँ पे हम लोग फ्रंट स्क्रीन पे आके नहीं बात कर सकते, हमें जरूर इसमें मसले मसाइल जरूर रहते हैं। तो कहते हैं ना, घबराना नहीं है, काम हाँ सारा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह जिस तरह का आपका विजन है या जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है या जो आपका विजन है, मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगर नहीं भी कोई खड़ा होगा ना तो आप इंशाल्लाह ताला आप और सलमान भाई दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस तरह की आपकी आपकी मतलब सारी चीजें हैं। और इसके लिए बेसिकली तौर पे सबसे ज्यादा जरूरी है यूनिटी। मेरे अपने प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि मैं काफ़ी सारी ओवरसीज कम्युनिटी से राब्ते में हूँ और मेरे प्रोग्राम जो है वो चलते जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ भी, मेरी आपके इस प्रोग्राम के तवस्सल से थाईलैंड में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी से पुरजोर अपील है कि बराए मेहरबानी आप लोग कोई भी पर्सनल या किसी किस्म की भी कोई हेट या कोई भी ऐसी पर्सनल कोई नेगेटिविटी है कम्युनिटी से रिलेटेड, तो प्लीज उसको आप दरगुजर करें। जब तक आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं ना होगी, आप वो किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे अपना मैसेज जो है वो एड्रेस नहीं कर पाएंगे। आप 10 ब्लॉग बना ले कम्युनिटी के, आपको उस 10 ब्लॉग का कोई फायदा नहीं है। आप सिंगल कम्युनिटी में आए और जब आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो इसमें कोई भी प्रेसिडेंट नहीं होता, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता। आपकी कम्युनिटी में शामिल होने वाला वो एक बंदा जिसने किसी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी को 100 बात भी दे दी है ना, वो अपनी नज़र में उस बंदे के लिए प्रेसिडेंट है, क्योंकि उसने कम्युनिटी के लिए काम किया। तो आपको चाहिए कि आप सब लोग इकट्ठे होके छोड़ दें, एम्बेसी नहीं सपोर्ट कर रही, छोड़ दें आपकी कंट्री में नहीं कोई सपोर्ट कर रहा, लेकिन आप कम्युनिटी जो है ना वो आप अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपकी कम्युनिटी में किसी एक बंदे को कोई तकलीफ हो ना, तो आपकी कम्युनिटी में थाई की गवर्नमेंट हो या कोई ऐसा अथॉरिटीज हो जो आपको तंग करे, तो आपको पता हो कि अगर वो आपसे पंगा ले रही है कुछ को, तो उसको पता हो कि ये हसन अदील अकेला नहीं है, सलमान अकेला नहीं है, इसके पीछे 600 से 800 बंदे हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो अगर ये हमसे बात करें तो हमें इन चीज़ों के लिए देखना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी जगह पे जब आप इतनी बड़ी कम्युनिटी रन कर रहे होते हैं ना, कुछ ब्लैकमेलर भी आपकी सफ़ों में शामिल होते हैं कि जो आपको डिफरेंट तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, आपको रोकते हैं, छोड़ो किस कामों में आप पड़ गए, ये छोड़ दो, ये तो ये है। कुछ आपके ऊपर एलिगेशन भी लगते हैं कि यार ये बंदा तो इन्वॉल्व है, मेरे पास प्रूफ है, इसने मेरे से $10,000 मांग लिए, इसने मेरे से $5,000 मांग लिए। तो जो बंदा सही काम करने वाला है वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता, और इंशाल्लाह अच्छे बुरे लोग जो होते हैं ना वो हर लोगों की सफ़ों में शामिल होते हैं। तो हसन भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपके माशाल्लाह इतने अच्छे व्यूज़ हैं, इतने अच्छे आपके ख्यालात हैं, और मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके ख्यालात को, और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। सलमान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कम्युनिटी को वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं। मैंने देखा कि कल भी आप मसरूफ़ थे, क्योंकि वो काफ़ी सारे सोशल मीडिया के ऊपर इश्तिहार भी आ रहे हैं, थाईलैंड में आ जाएं, आप जॉब करें, $5,000 आपकी सैलरी होगी, दूसरे दिन आप ये कर लेंगे, तीसरे दिन आप ये कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।
तो मजीद आप कुछ बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि उनको क्या करना चाहिए या किस तरह से जो है वो इस तरह की नेक कामों में वो आपके साथ शामिल हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी जिसके लायक मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक पॉइंट और उसके बाद फिनिश। पॉइंट ये है कि आपने जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे आना चाहते हैं वो सबसे पहले या तो कोई भी सोशल फोरम हो उस पर आप जाइए और वहाँ जाके आप सर्च करें कि आपने यहाँ पे जो आना है उसका मकसद क्या है। टूरिज्म के लिए आना है तो टूरिज्म पे आके आपने उसको इलीगल नहीं होना वीजे को आपने, क्योंकि यहाँ पे लॉ है, याद रखिए, आप ब्लैक लिस्ट होते हैं यहाँ पे, आप दोबारा एंटर नहीं हो सकते थाईलैंड में। ठीक है, काम करने आना है तो उसका एजेंट के थ्रू नहीं आना, आपने आना है तो अपने थ्रू ही आना है। या किसी भी सोशल मीडिया से आप उसको सर्च करें। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी जॉब्स निकलती रहती हैं मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ। कल वहाँ पे यहाँ पे हमारे एक्सपो था, जॉब एक्सपो, मैं वहाँ पे गया, मायूसी बहुत हुई क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई जॉब नहीं है, दुख भी हुआ, लेकिन कोई नहीं, जिस तरह निकलते रहेंगे हम लोग बताते रहेंगे आपको इंशाल्लाह। और तीसरी बात कि जिसने भी आना है यहाँ पे वो जरूर एक दफा सोशल मीडिया को जरूर टच करे, एजेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट पाकिस्तान से क्या करना है, गवर्नमेंट पाकिस्तान हमारे साथ है, हम जब तक जिंदा हैं तब तक गवर्नमेंट पाकिस्तान भी, आज ये गवर्नमेंट है कल वही गवर्नमेंट आ जाएगी। पाकिस्तान जो है ये हमारी पहचान है और डेफिनेटली हम जो सब कुछ कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, पाकिस्तान के नाम के लिए कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो तो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बीइंग ए कम्युनिटी, बीइंग ए पाकिस्तानी, हम लोग भी अपनी उस कंट्रीज में, जिस कंट्रीज में आप लोग रह रहे हैं उसके आप एम्बेसडर हैं, तो डेफिनेटली आपको भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई जो है किसी किस्म का कुछ जो है वो एलिगेशन ना हो, और डेफिनेटली जो है आप वो कम्युनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हर एक पाकिस्तानी जो यहाँ पे है ना, या एक चीज और, हर पाकिस्तानी यहाँ पे एम्बेसडर है, याद रखें कि आपके गलत काम से बिल्कुल सही है हम लोग सब बदनाम हो रहे हैं यहाँ पे, बस ये एक बात है, इसको सोच लें आप तो आप कामयाब हो जाएंगे, यकीन मानिए आप कामयाब हो जाएंगे आप। ठीक है यार भाई, थैंक यू वेरी मच सलमान, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया हमें। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा फिर कुछ दिनों बाद आपको किसी पैनल डिस्कशन में भी इनवाइट करूं, आपको, रसन भाई को, ताकि हम लोग जो मजीद जो आपके जो आइडियाज हैं वो दूसरी कंट्रीज में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ शेयर हों, ताकि आप लोग आपस में भी एक दूसरे के लिए ब्रिज बने। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी का बंदा दुबई में है तो वो अगर वहां से शिफ्ट हो रहा है थाईलैंड में भी, तो थाईलैंड आने से पहले उसको पता हो, आइडिया हो कि थाईलैंड में कम्युनिटी जो है वो हमारी कितनी तो एक्टिव है या वहाँ पे क्या मसले मसाइल है। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए अपना, डेफिनेटली फिर मैं आपके साथ बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अपना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना, का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।